Hello everyone, welcome you all at Padhai Ke Fun Day. Here you are with us to study about first chapter of class 8 science, crop production and management. In your previous classes you have studied about food, that what are their functions, from where do we get them. Sources of food for us are plants and animals. We get food from plants and also from animals. The cultivation of plant in the farm is called farming, and the branch of science that deal with growing plant and raise livestock for human use is called agriculture. पौधे जो हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है खाने की चीज़ों के लिए, बहुत बड़े लेवल पे एक ही टाइप के प्लांट्स को एक साथ लगाने को हम फार्मिंग कहते हैं। और साइंस की ब्रांच जो पौधों को लगाने से लेकर के खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसको कैसे प्रॉपरली उसका रख रखाव किया जाए, कैसे फसल अच्छे से लगेगी, इन सब का ध्यान रखने के लिए जो प्रैक्टिसेस की जाती है उस ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप एंड द क्रॉप सीजन. Before that, we have to see that what are the crops and what are the crop season. जब एक ही टाइप के प्लांट्स को बहुत सारे बड़े लेवल पे लगाया जाता है, एक बड़ी से ज़मीन के पीस पे, बड़ी सी लैंड पे, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्रॉप से जो चीज़ें हमें मिलती है, जैसे जो भी चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे अनाज है, फल, सब्जियां, इन सब को हम उनके प्रोड्यूस कहते हैं, उत्पादन। क्रॉप को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, उसके जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसके बेस पे, जैसे ये अनाज की फसल है, ये दलहन यानी दालों की फसल है, ये तिलहन यानी इनके सीड से हमें ऑयल मिलता है। ये दिस कैटेगरीज यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 6th स्टैंडर्ड, राइट? ऑयल सीड, सीरियल्स, बेवरेजेस एंड ऑल, राइट? One, on the basis of their product. Second, on the basis of the season in which they grow. कौन सी सीज़न में ये फसल लग रही है उसके बेस पे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। On the basis of the crop season, we can categorize into two groups, that is Rabi crops and Kharif crops. What are the Rabi crops? सीज़न के बेस पे है बताया, that means ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती है, दैट मीन्स देयर सीड्स आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एंड दे आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. दीज क्रॉप्स आर नोन एज रबी क्रॉप्स, जिनके बीज डाले जाते हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ में और जो फसल तैयार होती है मार्च अप्रैल के मंथ में, उस क्रॉप को हम बोलते हैं रबी क्रॉप यानी रबी की फसलें. इसके एग्जाम्पल हैं वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आमंड एंड ब्रोकली. These are the crops which are called as rabi crops. The second type is kharif crop. These crops are sown in the month of June and July and they are harvested in September or October. These crops are known as kharif crops. This is rice, corn, soybean, sugarcane, groundnut, cotton, etc. These crops are known as kharif crops. So we have seen the classification of the crops based on the season here, right? Now we'll see that to grow such crops, which practices are done to get the proper production. So next we are going to डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इन फसलों को उगाने से लेके इनके उत्पादन को कलेक्ट करने का एक प्लेस पे, उसको संभाल के सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. दीज आर द स्टेप्स हियर. वन बाय वन वी विल डिस्कस देम ऑल. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड. थर्ड, मैन्योरिंग. Fourth is irrigation. Fifth, protection of crops.
sixth harvesting, and seventh is the storage. Right? So first of all we'll discuss about preparation of soil. किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है. मिट्टी को तैयार करना मीन्स व्हाट? दैट मीन्स जब कोई लैंड बहुत लंबे टाइम तक बेयर होती है, मतलब जब उस पर कोई फसल नहीं लगी होती, तो हवा से, पानी से, बहुत सारे सीज़न के वजह से मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं. ठीक है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सॉइल को तैयार करना होता है, जिसे हम बोलते हैं खेत जोतना. इसके लिए द टूल्स विच आर यूज्ड आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. दिस प्लो एंड हो आर द ट्रेडिशनल टूल्स. ये पहले के टाइम में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. ये मैनुअल लेबर से होते हैं, हाथ से यूज़ करने होते हैं. इससे मिट्टी को उथल पुथल किया जाता है, जिससे मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता है, उसके बीच में गैप बढ़ती है. जब मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में गैप होगी तो उसमें हवा के लिए प्रॉपर स्पेस बनेगा, पानी के लिए प्रॉपर स्पेस बनेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए और बीजों के यानी सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, बीजों के अंकुरित होने के लिए. तो मिट्टी इस तरह से तैयार की जाती है कि उसमें सीड जर्मिनेट हो सके, बीज अंकुरित हो जाए. द थर्ड वन हियर यू आर सीइंग दैट कल्टीवेटर. इट्स अ मशीन, इट्स अ टूल. इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और ये ट्रैक्टर के साथ पूरे खेत में घुमाया जाता है, जिससे मिट्टी को खोदते हुए ये आगे जाता है और इससे मिट्टी लूज़ हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब वो मिट्टी लूज़ होगी तो इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्मॉल इंसेक्ट्स ऑल्सो, लाइक अर्थवॉर्म. राइट? कुछ अर्थवॉर्म जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. वो बहुत सारे चीज़ें जो जैसे उनका जो एनिमल वेस्ट होता है वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो छोटे जानवर भी इजीली उस मिट्टी के अंदर रह पाते हैं अगर उसमें एयर के लिए प्रॉपर स्पेस होती है तो. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इन दिस व्हाट इन्वॉल्व plowing of the soil and leveling of the soil, and it loses the soil and it make space for the air and water. The second step is sowing of seeds. When the soil is prepared, then seeds are sown in them. The putting seeds into the soil is known as sowing. मिट्टी रेडी है, उसके बाद उसके अंदर बीज डाले जाते हैं. ये this is done in the two ways. The first one is manual and second is the mechanical. Manual means टू स्कैटर द सीड्स बाय हैंड. हाथों से आपने देखा होगा कई बार खेतों में बड़े से बर्तन में किसान बीज लेकर के और अपने हाथ से उसको फैला रहा होता है, हवा में ज़ोर से फेंक के. ऑटोमेटिकली सीड्स जहाँ गिर जाते हैं वो वहाँ पे मिट्टी के नीचे आ जाते हैं. सो इट इज़ द मैनुअल मेथड बाय इट इज़ स्कैटरिंग द सीड्स बाय hand. And second one is the mechanical one. Nowadays it is done by mechanical only. The machine used for it is called seed drill. In this seed drill, the seeds are coming down through these pipes and it is sown into the soil. इसका benefit क्या है? जब seed drill को use करके seeds डाले जाते हैं तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में डलते हैं, प्रॉपर अमाउंट में डलते हैं और प्रॉपर गैप होता है वहाँ प्लांट्स के बीच में जो सीड्स लगाने की स्पेस होती है, तो प्रॉपर स्पेस के साथ लगते हैं तो एक सिस्टमेटिक सोइंग होती है. बीज बोने के साथ साथ कई चीज़ें इसमें देखी जाती है. जैसे सबसे पहले इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज़ मस्ट. अच्छे बीजों को चुनना बहुत ज़रूरी होता है. जितने भी बीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं सारे बीज जर्मिनेट होंगे और उनसे अच्छा प्लांट ग्रो होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी सीड. वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए. तो सीड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? द सिंपल वन मेथड इज़ दैट कि आप जब भी सीड्स को पानी में डालेंगे, जैसे होल मूंग सीड,
खड़े मूंग के बीजों को अगर आपने कभी पानी में डाला, खड़े मूंग को, तो कई बार हम देखते हैं उसमें कि कई सारे सीड्स जो हैं वो आपके बर्तन के बॉटम में जाके जमा हो जाते हैं और कहीं ऊपर ही तैरते रहते हैं. तो द सीड्स विच गेट सेटल्ड एट द बॉटम दे आर द गुड क्वालिटी सीड, एंड विच आर फ्लोटिंग एट द टॉप दे आर not good quality seed. They will not be able to even germinate properly, right? So this process will be helpful in two ways. First one is that you will get which seed is good and which one is not. Second way is that कि whenever you used to soak the seeds before sowing, then it becomes softer. पानी में डाल के रखने से बीज सॉफ्ट हो जाते हैं, उनकी जो हार्ड लेयर होती है बाहर की बीजों की वो सॉफ्ट हो जाती है और इससे वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सीड सोन डायरेक्टली विदाउट सोकिंग इनटू द वाटर, राइट. व्हाट इज़ दिस जर्मिनेशन? वो सॉफ्ट होके उसके अंदर से छोटे से प्लांट की रूट टाइप निकलती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन. सो after the process of sowing of the seeds, we have to take care of the manuring. The process of manuring is being taken care after sowing of the seed. What is this manuring now? Manuring means पौधे को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए, बीज को जर्मिनेट होने के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स जो है हमेशा सॉइल से लेते हैं. तो सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो प्लांट में न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करके स्टोर करके रखने का काम प्रोसेस होता है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग इज़ डन इन वेरियस वे. फर्स्ट वन, टू पुट मैन्योर इन द सॉइल. मैन्योर मीन्स खाद. ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है. खाद 3 टाइप की होती है. दैट इज़ द फार्म यार्ड, ग्रीन मैन्योर एंड द कंपोस्ट. फार्म यार्ड मैन्योर मीन्स खेतों में जो लोग खेती का काम करते हैं उनके पास वो बहुत सारे जानवरों को भी पालते हैं, तो उनके पास जानवरों का वेस्ट जैसे गोबर ये चीज़ें निकली हुई होती है, घास के तिनके जो जानवरों को खिलाते हैं या जो खेत से निकलते हैं. तो खेत से और जानवरों से निकलने वाले वेस्ट को डीकम्पोज करके जो मैन्योर बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड फार्म यार्ड मैन्योर. सेकेंड इज़ ग्रीन मैन्योर. व्हाट इज़ दिस ग्रीन मैन्योर? खेतों में जो छोटे ग्रीन प्लांट्स लग जाते हैं, जब हम मिट्टी को खेतों में जुताई करते हैं सॉइल तैयार करने के लिए, प्लोइंग करते हैं, एट दैट टाइम वो छोटे मोटे सारे प्लांट्स उलट पुलट होके मिट्टी के नीचे दब जाते हैं. तो डीकम्पोज होने के बाद वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो मैन्योर बन जाते हैं. सो दैट इज़ नोन एज ग्रीन मैन्योर. एंड थर्ड वन इज़ द कंपोस्ट. Compost is made up by kitchen waste specially. This composting one method you may have studied in class 6th, right? And in standard 7th also it is shown about the vermi composting. ठीक है. तो किचन वेस्ट लाइक जैसे फ्रूट पील हो गए, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय पत्ती, जो भी किचन से निकलने वाला वेस्ट होता है वो सब डिकम्पोज होके जो कंपोस्ट बनती है दैट इज़ द थर्ड वन टाइप दैट कंपोस्ट, राइट. सेकेंड प्रोसेस इज़ फर्टिलाइजर्स. कई बार कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिप्लेनिश करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है. दिस मैन्योर विच इज़ prepared by using chemical that is called as fertilizers. So by using fertilizers also manuring can be done. Third way to do manuring is field fallow. Field fallow, what is this? Means this leaving the land free for one or more season. जब continuously किसी एक ही ज़मीन पे लगातार खेती की जाएगी, बहुत सारी फसलें लगेगी, तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स उसमें से कम हो जाते हैं. मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं, लेकिन लगातार अगर वो प्लांट्स से यूज़ किए जाएंगे तो धीरे धीरे करके उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएंगे. तो नेचुरली उनको रिप्लेनिश करने के लिए अगर उस ज़मीन को थोड़े टाइम के लिए, एक या उससे ज़्यादा सीज़न के लिए खाली छोड़ दिया जाए, वहाँ खेती नहीं की जाए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं. नेक्स्ट वे टू डू इट इज़ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन, रोटेशन मीन्स टू कीप चेंजिंग. रोटेशन आपके क्लासेस में होता है, आपके सिटिंग अरेंजमेंट में. अगर आज आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं तो नेक्स्ट डे आप सेकंड पे, देन थर्ड पे, इससे लास्ट वाले बच्चे को आगे आने का चांस मिलेगा. रोटेशन है ना, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन इन द सिटिंग अरेंजमेंट. सो क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो द सेम टू ग्रो अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप. एक ही टाइप की क्रॉप खेत में बार बार ना लगा के उसको
सीरीज़ में रोटेशन में लगाएं, पहले टाइप ए, देन टाइप बी, देन टाइप सी एंड सो ऑन, तो लगातार एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट बार बार यूज्ड अप नहीं होगा, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में सॉइल में बने रहेंगे। नेक्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। इन दिस 2 or more type of crops are grown together in the same field। ऐसे 2 टाइप की क्रॉप्स को चूज़ किया जाता है जिसमें से किसी एक टाइप की फसल जो है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो यूज़ किया जा सकता है दूसरी क्रॉप के अंदर, या तो मैन्योर के फॉर्म में या किसी फॉर्म में। तो इट इज़ यूजफुल, वन क्रॉप इज़ यूजफुल फॉर द अनदर क्रॉप, दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो दीज आर द वे टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। इससे मिट्टी में जो मिट्टी के पोषक तत्व है जो पौधों के लिए ज़रूरी है वो मिट्टी में बने रहते हैं और फसल अच्छी होती है। आफ्टर मैन्योरिंग, द 4th स्टेप ऑफ दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सिंचाई। सिंचाई से सबको पता चल गया, दैट मीन्स वर्ड इज़ वेरी कॉमन, मीन्स पौधों को पानी देना। पानी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स ऑयल के अंदर होते हैं वो भी पानी के अंदर डिज़ोल्व होके और फिर प्लांट्स के अंदर तक उस तक पहुंचते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड इज़ नोन एज इरीगेशन। सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन आर मोट, रहट, चेन पम्प, डेकली एट्सेट्रा। इन प्रोसेस में क्या होता है, खेतों में जो कुएं होते हैं या जो नहरें होती है वहाँ से या तो जानवरों का यूज़ करके या मानव संसाधन का यूज़ करके इंसानों द्वारा वो पानी के स्रोत से खेतों तक पहुँचाया जाता है। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं होता, बट इसमें मैन लेबर बहुत ज़्यादा लगता है और दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो ऑल्सो। और इसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है क्योंकि अननेसेसरी पूरे खेत में पानी को बहाया जाता है, राइट। सेकेंड वे इज़ द मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो होती है इरीगेशन की, दे आर यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड another one is the drip irrigation. Sprinkler, as you can see here in the picture, they are somehow like the showers in your bathroom, like इसमें बहुत कम अमाउंट में पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है और इसका जो टॉप होता है, नोज़ल जो होता है स्प्रिंकलर का, वो रोटेटिंग होता है। तो इसमें ये जब रोटेट होता है तो खेत में चारों तरफ पानी इक्वल अमाउंट में रोटेट होता हुआ जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में जाता है तो ये बहुत दूरी तक स्प्रेड होता है। सेकेंड वे इज़ द ड्रिप इरीगेशन, इन विच ड्रिप पतली नलियाँ along with the plants they are put in the farm। प्लांट्स के साथ साथ पतली नलियाँ लगाई जाती है लाइन से, जिसमें बारीक बारीक होल होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और इन पाइप्स के अंदर पानी बहता है और जहाँ उनमें होल होते हैं वहाँ से एक एक बूंद करके धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ड्रिप इरीगेशन। इसमें पानी बहुत ज़्यादा बचता है, इसमें उतना ही पानी पौधों तक जाता है जितनी उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लांट के पास में होते हैं, सीधे डायरेक्ट प्लांट की रूट में पानी पहुंचता है और रेगुलरली कंटिन्यूअसली पानी पौधों को मिलता रहता है और इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता। इरिगेशन की क्या ज़रूरत होती है पौधों के लिए? इरिगेशन के एडवांटेजेस हैं, जैसे इरिगेशन हेल्प्स टू जर्मिनेट द सीड। बीज जो हम मिट्टी में डाल रहे हैं उनको अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग, पानी जो है उसके अंदर जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो रूट्स के थ्रू पौधों के अंदर पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज, जब गर्मी का सीज़न होता है, बहुत धूप होती है बाहर, तब प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए ये पानी हेल्पफुल होता है। अगर पौधों को पानी नहीं दिया जाता तो थोड़े ही टाइम में वो मुरझा जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर। तो दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो inside the plant. After irrigation, then seeds get germinate, पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, क्रॉप रेडी होती है। जैसे जैसे क्रॉप रेडी होती है तब उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम खेत को में फसलों को वैसे ही छोड़ दें, अगर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना किया जाए तो वो फसलें ख़राब हो जाती है, या तो उनको जानवर खा लेते हैं या इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जैसे उस पर फंगस लग जाती है तो वो क्रॉप
ख़राब हो जाती है, तो इसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन हाउ द क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड. Then one way of this is scarecrow. These things you may have seen in the fields commonly. These are human-like model, and this birds and animal may think like some human beings are there, so they get afraid and they do not enter the farm. So these scarecrows are placed to afraid the animals and the birds as well. Second way is to use pesticides. They are some chemicals जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या इंसेक्ट्स या रोडेंट्स जैसे चूहे हो जाते हैं खेत में कई बार, या कुछ कीड़े लग जाते हैं फसल में, या फंगस लग जाती है, तो बाय यूजिंग दिस पेस्टिसाइड दीज थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड. एंड द थर्ड वन इज़ वीडिंग. Weeding means to removal of the weeds. Now what these weeds are? Weeds are the unwanted plants that grow along with the main crop. जब भी कोई मेन क्रॉप जो मेन फसल उग रही होती है खेत में, उसके आसपास कई सारे पौधे अनवांटेड पौधे लग जाते हैं जो किसी यूज़ के नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो भी उसी सॉइल से बराबर न्यूट्रिशन और पानी, धूप, सारे पोषक तत्व मिट्टी के सब बराबर अमाउंट में वो भी लेते रहते हैं, तो जिससे क्या होते हैं, उससे मेन फसल को वो चीज़ें लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो बराबर कॉम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ में सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए. तो ये जो होती है वीड्स जो होती है वो हार्मफुल होती है हमारी फसल के लिए, तो उसको टाइम टाइम पे वीड्स को निकालते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग weeds timely, that is called as weeding. This weeding is also done by many methods. Sometimes some machines are used, sometimes it is taken out by hands, and sometimes कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उस वीड्स को खाते हैं, तो ऐसे रोडेंट्स हो जाते हैं, जो भी जानवर होते हैं जो इन वीड्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े, उन कीड़े मकोड़ों को और जानवरों को खेतों में छोड़ दिया जाता है तो वो उस वीड्स को खा जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप. द प्रोटेक्शन इज़ डन. नाउ when the crops is ready to be cut, ready to be harvested, then the next step is taken, which is harvesting, threshing and winnowing. Harvesting, what is this harvesting? जब भी फसल पूरी ग्रो होकर रेडी हो जाती है तो उसका अगला स्टेप होता है उसको कट करना. तो फसल को खेतों से काट के एक जगह इकट्ठे करने की प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग. Earlier it was done by hand. Nowadays it is done by using a machine called harvester. In the first one picture here you can see the harvester. Nowadays harvesters are available in which harvesting and threshing both are done together. Hand to hand वो फसलों को काट के और सेकेंड स्टेप थ्रेशिंग की भी उसमें हो जाती है. What the threshing is? फसलों को काटने के बाद कई सीड ग्रेन जो होते हैं, जैसे जो अनाज होते हैं, उनको हमें उनके छिलकों से बाहर निकालना होता है. जो चाफ होता है उसमें जो भूसा होता है उसके अंदर वो शेल के अंदर होते हैं, तो उन सीड ग्रेन को चाफ से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. इट इज़ ऑल्सो डन बाय टू वे. वन, इट इज़ डन बाय मैन्युअली, मीन्स बाय हैंड. उससे जो कटी हुई फसल होती है उसको ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पीटा जाता है, जिससे अनाज के दाने जो होते हैं वो उसके चाफ से बाहर आ जाते हैं. अनदर वे इज़ डन बाय मशीन. द मशीन इज़ कॉल्ड एज थ्रेशर. मशीन के अंदर कटी हुई फसल को डालते हैं तो उससे चाफ और अनाज अलग अलग हो जाते हैं. Combination of this harvester and threshers are also available, as I told you in picture 1. Here the crops are being cut along with the threshing process. After threshing, seed grains have come out from the chaff. Now the turn is to separate them. अब जो चाफ और अनाज मिक्स किया हुआ है, भूसा और अनाज, उसको अलग अलग करने का टर्न है. तो दिस प्रोसेस इज डन is known as winnowing. What is this winnowing? Is the process to separate the grain from the chaff by using the blowing winds. अनाज के दाने जो होते हैं वो हेवी होते हैं, चाफ यानी भूसा जो होता है वो बहुत हल्का होता है, तो दोनों के वेट में जो डिफरेंस है इस क्वालिटी को यूज़ करके इन दोनों को अलग किया जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज विनोइंग. इस प्रोसेस में इस चाफ और सीड ग्रेन के मिक्सचर को
हाइट से, बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिराया जाता है, जहाँ खुले एरिया में जहाँ हवा तेज़ चलती है। क्योंकि चाफ वेट में बहुत लाइट होता है, इसलिए वो हवा में उड़कर दूर जाकर नीचे गिरता है, जबकि सीड ग्रेन्स बहुत भारी होते हैं तो वो उसी प्लेस पे सीधे नीचे जाके गिरते हैं। तो फाइनली सीड ग्रेन और चाफ अलग अलग प्लेस पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फसल रेडी हो गई, उससे सारा जो उसका प्रोड्यूस था वो अलग हो गया, रेडी हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज़ टू स्टोर देम केयरफुली, बिकॉज अगर फसल आपकी कितनी भी अच्छी हुई है, आपके पास कितनी भी चीज़ें वहाँ से अच्छी निकली है, अगर उसको संभाल के प्रॉपर वे में नहीं रखा जाए तो वो भी फिर से ख़राब हो सकती है। सो द मेन नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टोरेज। The storage of the harvested grain to protect it from pest, insect, rodents, microorganism, etc. This is also have the two ways to done based on the type of the crops. First is the dry storage and second is the cold storage. ऐसी क्रॉप प्रोडक्ट्स जो जल्दी ख़राब नहीं होते, जो सूखी चीज़ें होती है, जैसे अनाज हैं, दालें हैं, जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, उनको प्रॉपरली सुखा के जूट बैग्स में पैक करके स्टोर किया जाता है। दिस इज़ नोन एज ड्राई स्टोरेज. They are packed in the gunny bags, or the granaries means the very big containers are there. Commercially, the grains and the dry crops are stored in the granaries. सेकेंड टाइप दैट इज़ द लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसमें फंगस लगती है और उन बहुत दिनों तक जिन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता, दे आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज. यहाँ कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. कई मशीन्स होती है जो रूम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करके रखती है, जिससे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होते. दिस इज़ कॉल्ड एज cold storage. So these were the steps of agricultural practices what we have discussed. Now these are about the plants, that how do we get food product from the plants. Now let us come forward for the animals. Many food products we get from animals also, right? Like from hen we get eggs and the poultry products. From cow we get milk, butter, cheese and other milk products. From goat we get milk and their meat is also being eaten. From fish, that fish are being cooked and eaten. And then caviar, these are the fish eggs, they are considered as the rich source of protein. Bees produce honey, which is also very nutritious, edible for us, used in medicine also. So many edible products we used to get from animals also. So to get these products, animals are reared at a very large scale. This domestication of animals on a large scale is called as animal husbandry. बहुत बड़े लेवल पे जानवरों को पाला जाता है, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखा जाता है, मतलब और ज़्यादा जानवरों की क्वांटिटी बढ़ना, उनमें रिप्रोडक्शन करवाना, उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली कलेक्ट करना, ये सब प्रोसेस होती है एनिमल हस्बेंड्री में. सो बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि फूड प्रोडक्ट के लिए पाले जाते हैं. In this many types are there. That first of all, that is the poultry farming. Poultry farming means the rearing of hen and other birds to get food from them like eggs and their meat also. This is known as poultry farming. Next one is pisciculture. Rearing of fishes on a large scale is known as pisciculture. In this they are breeding and the hatching of the eggs of the fish under the controlled condition on a large scale is being done. This is known as pisciculture. Pisciculture is also famous for big fish industries, as many essential and good products are obtained from them. Next is apiculture. This rearing of honeybees on a large scale is known as apiculture. These honeybees are reared and some conditions are generated from them there in that same place only, that they produce honey in large amount. So this is known as apiculture.
So this chapter first of class 8 is over here in this video. Hope the topic is clear to you. If you like the video, please press the like button, share the video as much you can, and please subscribe Padhai Ke Funday and press the bell icon to get the updates timely. And some more thing I would suggest you for that, for better understanding, whenever you watch the video, along with that you can prepare your own notes also. You can pause the video, you can write up the information given in between in the notes form also, and then by preparing your own notes and then you watch the video again, then it will help you to memorize the thing. Then you don't have to just recite any topic like a poem to learn, right? Better to do by understanding. Thank you so much for watching us.